संजय राणा जी, आपके पास जल्दी से कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आना चाहूंगी, खास तौर पर जब आज नियत तो ठीक है ये कहा राहुल गांधी ने, लेकिन नीति ठीक नहीं थी। यानी मेक इन इंडिया से लेकर बाकी तमाम बातों का जो जिक्र राहुल गांधी ने किया, जरा नंबर्स के लिहाज से बता दीजिए। जब उन्होंने कहा कि विनिर्माण जीडीपी 15.3% से गिरकर आज 12.6% पर आ गई है, जो कि 60 सालों के सबसे कम स्तर पर है, इसका फैक्ट जरा चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर पॉलिटिकल रिएक्शंस लूंगी। धनंजय गिरी जी, आपके पास आऊंगे। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फॉलो करें। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने एक सही बात बोली है, नियत सही थी, नियति गलत थी। उनकी नियति जो है राहुल गांधी की हमेशा गलती रहती है। वो जो भी आंकड़े रखते हैं, चाहे वो सदन का पटल हो या राजनीतिक पटल हो या जनता का पटल हो, वो हमेशा ही गलत रहता है। पता नहीं किस कौन सी जीडीपी का ग्रोथ जो लेके बैठे थे, हमें नहीं समझ में आ रहा। 15% किस खंडकाल में था? अगर खंडकाल बता देते तो मुझे बड़ी खुशी होती, किस खंडकाल का था। तो ये समस्या ये हो जाती है जब विपक्षी दल का नेता जो एलओपी है, उसको अगर ये समझ नहीं आता है कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि एलओपी, इसका डिफरेंस समझना भूल जाता, तो इस तरह की गलतियां त्रुटियां होती रहती हैं। देखिए, जहां तक ग्रोथ की बात कर लीजिए, जहां तक इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, इन टर्म्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन हो चाहे नॉर्मल इन्फ्लेशन हो, कहीं ना कहीं चीजों पे कंट्रोल। इवन तो हम डेट की अगर बात करें तो डेट, मैं कोरोना काल की डेट की बात नहीं करता हूं, आज भी डेट की बात की जाए तो 2013-14 और आज के डेट कोई अंतर नहीं है। जहां तक प्रति व्यक्ति आए हो, वो लगभग दुगनी हो चुकी है। तो हर लिहाज से, किसी भी एंगल, किसी भी कोने में, किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी चीजों को उठा करके देख लिया जाए तो कहीं से भी कोई कमी नहीं आई है। तो ये मैं समझना चाह रहा था कि जो उन्होंने जीडीपी का दर रखा, तो किस खंडकाल में 15% है मुझे तो नहीं पता है, और आज 12% वो कैसे हो सकता है वो मुझे समझ नहीं आया है। वो किसी स्पेसिफिक वर्टिकल की बात कर रहे हैं, देश की जीडीपी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता। देखो पूर्णिमा, समस्या क्या है राजनीतिक दलों के साथ कि इनका विरोध एक पार्टी विशेष या सरकार से नहीं है, इनका विरोध एक व्यक्ति विशेष है। और जब व्यक्ति विशेष का विरोध हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए और आक्षेप लगाने के लिए कोई भी तरीका ढूंढ लाते हैं। जैसे इन्होंने बोला, जयशंकर जी वहां पे इन्विटेशन लेने गए थे। अरे भाई, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई परिदृश्य नहीं है, और आप आकर के इल्जाम लगा दीजिए। इनका जो हरकत है एलओपी का, वो तो लगता है रोड छाप नेता नहीं होते हैं, जो छोटे भैया नेता। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि छोटे भैया नेता है, वैसे हरकतें हो गई है। भाई, एलओपी है, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। हम कहते हैं सरकार के बाद सबसे शक्तिशाली पोस्ट जो एलओपी की होती है, और उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार पे आक्षेप लगाने हुए तो तथ्य फैक्ट्स के साथ रखने चाहिए, और कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि भैया, आपके वजह से, आपके शासनकाल में पिछले 10-11 साल में ये चीजों में गिरावट आई है, यहाँ पे आपकी त्रुटियां हुई हैं, इस चीजों को बढ़ाया जाएगा। जहां तक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे थे, तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जो था वो कभी 2014 से पहले सुना नहीं गया। मैं मानता हूं कि 1,75,000 स्टार्टअप खुले, उसमें से कई बंद हो गए, फिर भी आज 1,15,000 स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप है और वो लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार दे रहे हैं। अभी सरकारी नौकरी अगर बात करते हैं पूर्णिमा जी, तो सिर्फ 3 करोड़ सरकारी नौकरी है पूरे देश में। 3 करोड़ से 142-45 करोड़ लोगों की का घर तो नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं रोजगार पे भी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो आज 17 करोड़ रोजगार पिछले 10 सालों में लोगों को मिला है। तो अगर एक ही विषय को बिंदुवार तरीके से लेकर अगर चर्चा की जाएगी पूर्णिमा जी, तो इनके पास कोई साक्ष्य और कोई तथ्य नहीं है। ये तथ्य विहीन आरोप है, चाहे सरकार हो या किसी प्रधानमंत्री पे लगाया गया हो या किसी व्यक्ति विशेष पे, जो हमेशा ये मोदी जी को व्यक्ति विशेष मान के चलते हैं, उनका भी नाम लेता हूं। ये तथ्य विहीन है, इस पर सोच समझ के कहीं ना कहीं बातों को रखना चाहिए, आरोप लगाना चाहिए। मैं तो बहुत खंगालने की कोशिश की, इनके स्टेटमेंट आई कि 15% कहां था, किस खंडकाल में था, किस ईयर में था, मुझे नहीं पता चला। हाँ, लेकिन हाँ, 2011-12 में इन्फ्लेशन 12.5 जरूर था, जो कभी सबसे हाईएस्ट था इस देश में। तकरीबन कह सकते हैं 20 से 25 साल के अगर पूरा कार्यकाल देखेंगे, तो उसकी चर्चा अगर शायद ये कर रहे हो, तो हो सकता है जीडीपी में कंफ्यूजन को हमेशा रहता है। एक बार धनंजय गिरी जी से मैं समझ लेती हूँ। धनंजय गिरी जी, राहुल गांधी की तरफ से आज जो स्पीच दी गई, जो भाषण दिया गया, उसमें जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, उसको बीजेपी कैसे देखती है? पहले तो ये भी मैं समझना चाहती हूँ सर कि उन्होंने, जब राहुल गांधी ने ये कहा कि यूपीए सरकार में, मनमोहन सरकार में रोजगार के मुद्दे पर बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आना चाहिए था उस तरीके का नहीं आया। मैं इसके 2 पर्सपेक्टिव देखती हूँ सर, कि जब वो यूपीए और एनडीए दोनों सरकार की बात करते हैं रोजगार के मुद्दे पर, और बाकी जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट जो एनडीए की सरकार में रहा उसको लेकर, तो इसमें भी आपको हिम्मत चाहिए। अगर आप अपनी सरकार के बारे में और अपनी सरकार की खामियों का जिक्र करते हैं,
राहुल गांधी के इस बयान को आप उनकी पीठ थपथपाएंगे कि भाई चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने यूपीए सरकार के दौरान जो हुआ वैसा आपने सामने रखा, क्योंकि वो आंकड़े तो आप लोग भी कहते हैं, या फिर कोई खेल है राहुल गांधी का इसमें जो आपको नजर आता है? देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी जी के कथ्यों पर तथ्यों का कोई दबाव होता नहीं। वो कुछ भी कहने चले आते हैं और कह लेते हैं, और देश का क्या कहें कि मतलब उनकी एलओपी है, इसलिए उनकी बातों को हमें डिस्कस करना पड़ता है। और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, भी एक व्यक्ति का विरोध है उनका। आप मोदी का विरोध करते करते कब मुल्क के विरोध में खड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगते हैं पता नहीं चलता है। दूसरी बात, कांग्रेस की कुलबुलाहट है, और कांग्रेस इसमें परेशान इस कारण से है कि कांग्रेस को लगता है कि जो लोगों ने 60 वर्षों में नहीं किया वो हम लोगों ने 10 वर्षों में करके दिखा दिया। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो उनके दादी के समय में 28% का इन्फ्लेशन था, और सबसे ज्यादा 2004 से 14 की बात करें तो इन्फ्लेशन और जो जीडीपी ग्रोथ है उससे ज्यादा ही हमेशा इन्फ्लेशन रहा। पिछले 11 सालों से लगातार कॉन्स्टेंटली मेंटेन है। और अभी कोई लंबी बात नहीं है, परसों ही बजट आया है, और बजट में उनके समय में अगर आप देखें तो रक्षा बजट उनके समय में कितना था, 2,03 करोड़ का था। आज 4,91,732 करोड़ का है, जिसमें से 90 लाख करोड़ हम विदेश से अर्निंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पहली बार जो जीरो एक्सपोर्ट करता था वो कमा रहा है। ग्रामीण विकास का बजट हमारा 3 गुना हुआ है, गृह मामले हमारे 2.5 गुना हुए हैं, कृषि पर लगभग 2 गुना के 27,000 करोड़ का बजट था, 1,71,000 करोड़ का बजट है। तो देश की शिक्षा पर उनके समय में 65,000 करोड़ का था, 1,28,000 करोड़ का बजट है। 37,000 करोड़ स्वास्थ्य में खर्चा करते थे, 98,311 करोड़ का बजट है। तो देश की लगातार बढ़ती हुई साख और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ता हुआ भारत का प्रभाव दुनिया देख रही है। 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं हुई है। और जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि कई यूनिकॉर्न बन रहे हैं, उसमें से कई यूनिकॉर्न बने हैं, जो नया स्टार्टअप आया है उसमें से कई यूनिकॉर्न बने, मतलब वो $100 बिलियन कंपनी बनी है। आज दुनिया में भारत का जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत जिस तरह से प्रतिष्ठा पा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि जो प्रतिष्ठा भारत को आज मिल रही है वो 140 करोड़ भारतीयों के श्रम का योगदान है। 140 करोड़ भारतीयों की इसमें मेहनत है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि विपक्ष होना भी एक राष्ट्रवाद है। अगर सकारात्मक विपक्ष अगर सकारात्मक भूमिका निभाए, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आता है तो हम एक हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा था कि वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 है। अगर बात परिवार की आती है, अगर बात देश की आती है, अगर बात समाज की आती है, क्योंकि हमारा घर भी यही है, नानी घर भी यही है, लेकिन जिनका घर यहाँ है, नानी घर कहीं और है, वो कब कब राष्ट्र के विरुद्ध में गीत गाने लगते हैं पता नहीं चलता है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे भी लोग रहे जिनकी पढ़ाई पश्चिम से, लुगाई पश्चिम से, और नानी घर कहीं और, वो इस राष्ट्र की संपदा से, संप्रभुता से, इस राष्ट्र के परम वैभव से कभी शायद खुद को जोड़ नहीं पाए। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा, कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा। और राहुल गांधी यही नहीं, अगर लंदन जाते हैं तो वहां के पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते हैं कहने में कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आप लोग इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं। जो अगर राहुल गांधी जाते हैं तो इल्हान उमर से मिलते हैं जो कश्मीर से आजादी की मांग करती है, रोह खन्ना से मिलते हैं जो खालिस्तान की मांग करता है। राहुल गांधी बांग्लादेशी पत्रकार मुस्तफिल फजल अंसारी से मुलाकात करते हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। राहुल गांधी आनंद मगलाले से मिलते हैं जो कथित तौर पर सर्जिल महलाम का फंडर है। तो राहुल गांधी की देश के विरोध में तमाम गतिविधियां, वो सदन में हो, संसद में हो, सड़क पर हो या विदेश की धरती पर हो, ये क्या एजेंडा है, कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस को राहुल गांधी कहां लेकर के जाएंगे, ये तय करना पूर्णिमा जी बहुत मुश्किल हो गया है। और अब देश की आज जो युवा पीढ़ी है, जो समाज जागृत हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो पीढ़ी आज गूगल कर ले रही है, जो देख रही है कि आपकी दादी 28% इन्फ्लेशन पर इस देश को लेकर चली गई थी, वो देश आज राहुल गांधी से और कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कहां से बातों को रखा जाए, और धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगे हैं कि उनकी सरकार एक फेल्योर गवर्नमेंट थी, उनका पीरियड एक फेल्योर पीरियड था। ये राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है।